हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं की तैयारी के लिए हम इस वीडियो में इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आ गए हैं। सिलेबस आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। देखिए, एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षाएं, क्वार्टरली एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं और हमारे द्वारा आपको चैनल पर लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जिनसे प्रश्न आते हैं और इनसे आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। तो इस वीडियो में हम इतिहास के प्रश्न देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पर आधारित हैं। तो देखिए, इसमें देखिए मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2, 3 और 4 किसी भी अंक में पूछे जा सकते हैं। वो देखिए, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है और इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरों आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो नगर की ये विशेषताएं आप याद रखेंगे। देखिए, इतिहास के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसके आंसर को सुनिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। और देखिए, ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए, ये पूरा पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट आप कर सकते हैं। ठीक है। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। वह 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा का प्रथम पुरातत्व उत्खनन 1921 में किया गया। इनका पूरा नाम सर जॉन हुम्बर्ट मार्शल था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं इस प्रकार से निकाली जा सकती हैं। पहला है नगर एवं भवन निर्माण। यह नगरीय सभ्यता थी। नगर योजना और भवन निर्माण कला में यह सभ्यता प्रसिद्ध थी। नगरों का निर्माण नदियों के तट पर किया गया था। सड़कें नियमित रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। नगरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सभी सड़कें 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थीं और पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण को सरल रेखा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती थी। ये छोटी छोटी सड़कों व गलियों द्वारा मोहल्लों में बटे होते थे। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सामाजिक जीवन लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इस सभ्यता के सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, जाति प्रथा के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन की 2 विशेषताएं आपको बताना है। सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं। देखिए, सिंधुवासियों का धार्मिक जीवन, सैंधववासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। मातृ देवी और देवताओं की बलि भी दी जाती थी। उसके बाद देखिए, वैदिक और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। ठीक है, जैसे बकरे वगैरह की। वैदिक और पौराणिक की परंपरा में क्या अंतर है? वैदिक और पौराणिक काल में मुख्य अंतर यही है कि वैदिक युग में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन पौराणिक युग में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया था। ठीक है। उलमा कौन थे? उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। उसके बाद देखिए, फ्रांसवा वर्नियर कौन था? फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस का रहने वाला। फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक और इतिहासकार था। अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा? सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बिरूनी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे शहर पर आने लगा। 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। ठीक है। सूफी शब्द से क्या आशा है? देखिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द सूफ से हुई है। सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह से गलीचा जो मोटे कपड़े या ऊन से बना होता है। अक्सर इस गलीचे पर बैठकर मुस्लिम धर्म के लोग इबादत किया करते थे। स्पष्ट है कि उन पर बैठकर खुदा के लिए इबादत करने वाले ही सूफी कहलाते थे। कुछ विचारक इसे यूनानी सोफस, ठीक है, सोफस ज्ञान से संबंधित कहते हैं और कुछ विद्वान सूफी शब्द को अरबी या पवित्र मतलब निकालते हैं। इसका मतलब सूफी पीरों का मुख्य संबंध इस्लाम से ही रहा है। ऐसा मान्यता है कि इस्लाम में सूफीवाद की उत्पत्ति ईरान के शहर बसरा से हुई थी, जो कि अपने आप में एक रहस्यवादी विचारधारा है। राबिया अल अदहम, मंसूर अल्लाह जैसे शख्सियतों को इनका प्रेरिता माना जाता है। उसके बाद देखिए, सूफी परंपरा में पीर या मुर्शीद का क्या महत्व था? देखिए, सूफीवाद में एक पीर की भूमिका सूफी मार्ग पर अपने शिष्यों को मार्गदर्शन और निर्देश देना है। यह अक्सर सामान्य पाठ और व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा दिया जाता था। अन्य शब्दों में एक पीर का उल्लेख है मुर्शिद, जिसका अर्थ है मार्गदर्शक या शिक्षक। शेख और सरकार
फारसी शब्द जिसका अर्थ मास्टर लॉर्ड है। अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्होंने गज़ल, मसनवी, कथा, रुबाई, ठीक है, तरकीब वेंड सहित कई कविताओं को रूप में लिखा है। ठीक है, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए अगला है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करना है। भक्ति आंदोलन के भारतीय समाज पर प्रभावों का वर्णन निम्न प्रकार से है। देखिए, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। भक्ति आंदोलन में हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा है वो दूर हुई और अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने में वो सफल रहे। उसके बाद देखिए दूसरा है मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। भक्ति आंदोलनों के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं और उपदेशों के प्रभाव से मुस्लिम शासकों पर पड़ा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिससे मुसलमानों के हैं वो अत्याचार कम हुए। बाहरी आडंबरों में कमी हुई। भक्ति आंदोलन से सभी संतों ने अपने उपदेशों में आडंबरों की निंदा और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, सामाजिक सद्भावना का भी विकास हुआ। देखिए, गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया? गुरु नानक भक्ति संप्रदाय के प्रमुख संत थे। उनका उद्देश्य एक ईश्वर की मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण है। गुरु नानक ने धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया है। कबीर ने धार्मिक समन्वय तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। हिंदू तथा मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है, जिसकी 21वीं सदी में भी अत्यंत आवश्यकता है। आज हिंदू मुसलमानों के बीच में जो कटुता है उसको दूर करने में कबीर के विचार सहायक हो सकते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बारे में आपको कोई दो बिंदु लिखना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की संस्कृति है जो दुनिया में अपने शहरीकरण के लिए जानी जाती थी। अपने नियोजित शहरों, जल निकासी व्यवस्था और विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए भट्टा ईंटों के उपयोग के लिए बहुत ही खास है। ठीक है, लिंगायत कौन थे? लिंगायत मत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। भगवान शिव जो सत्य, सुंदर और सनातन हैं, जिनके सृष्टि का उद्धार हुआ, जो आदि हैं, अनंत हैं। लिंगायत संप्रदाय भगवान शिव जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश चराचर जगत के उत्पत्ति के कारक हैं, उनकी स्तुति आराधना करता है। अन्य शब्दों में इन्हें शैव संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी कह सकते हैं। इस मत के उपासक लिंगायत कहलाते हैं। ठीक है, तो लिंगायत के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेना है आपको। इसका आंसर नहीं दिया है। कुल और जाति में अंतर भी बताना है। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? उसके मूल सिद्धांत क्या है बताइए। अशोक के निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास अशोक ने निरंतर किया है। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया। यह एक सर्वसाधारण धर्म है जिसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य हैं और जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं है। किसी पाखंड या संप्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छी कार्य करना, पर पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रवणों के प्रति दयाशीलता तथा उचित व्यवहार और दास व्रतों के प्रति उचित व्यवहार करना। तो अशोक के धम्म में ये सभी बातें इंक्लूड थी। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। एक प्रकार से आप देखें कि बहुत ही अच्छा संदेश इस धम्म के द्वारा दिया जाता है, अशोक के धम्म के द्वारा। ठीक है, अशोक के धम्म की कोई 4 विशेषता लिखनी है। देखिए, सार्वभौमिकता है। अशोक ने धम्म के सभी धर्मों की उच्चतम तथा श्रेष्ठ बातों को धारण किया है। ठीक है, अशोक का जो धर्म है उसने सभी धर्मों के जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको धारण किया है। अहिंसा, कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक का उससे हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंग के युद्ध में हुए हिंसा के वजह से फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो फिर जिसके वजह से अशोक ने फिर हिंसा का मार्ग त्याग दिया था। देखिए, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अहिंसा पर विशेष बल दिया। प्रथम शिलालेख के अनुसार उसने उन युद्धों को बंद करवा दिया, मतलब यज्ञ जो होते थे ना, उनको बंद करवा दिया जिसमें पशु बलि दी जाती थी, क्योंकि उसे हिंसा से बहुत ही हिंसा का मार्ग उसने छोड़ दिया था।
जिसने रसोई घरों में पशुओं का मांस पकता था उसे अशोक ने एक आदेश द्वारा उसे बंद करवा दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए, नैतिक आदर्शों की प्रधानता उसके धम्म थी, शुद्ध जीवन अपनाने पर बल दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। देहली, अरब सागर, मलाबार तट, बंगाल की खाड़ी। तो इसको आपको दर्शाना है। प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे? प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए निम्न विशेष तरीकों को अपनाया करते थे। सर्वप्रथम वे स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ लेते थे। यह काम सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने किया। राजा अपनी मूर्तियां बनवाते थे, अपने नाम के सिक्के बनवाते थे। गुप्त वंश के शासकों ने उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साहित्य, अभिलेखों एवं सिक्कों की सहायता ली। कुछ राजाओं ने राज कवियों की मदद से अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियां भी लिखवाईं। हरिसेन द्वारा रचित प्रभाग प्रशस्ति, जो सम्राट समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई, एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। तो राजा अपने लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करवाते थे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है? ये प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है, ढूंढ के आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अनेक महाजनपदों में पहले से चली आ रही राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके गणतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित की गई। ठीक है। उदाहरण के लिए कुरु, पांचाल, मल्ल, विदेह आदि में गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए, दूसरी विशेषता है, जनता में लोकतांत्रिक भावनाएं प्रबल थीं और अत्याचारी राजाओं के शासन को चुपचाप सहने वाली नहीं थी। ठीक है। तीसरी है, गणतंत्र का एक प्रमुख होता था जो संभवतः 10 वर्ष के लिए चुना जाता था। राज्य की कार्यकारिणी शक्ति उसी के हाथ में होती थी। ठीक है। तो ये प्रमुख विशेषताएं आप इसमें से देख सकते हैं। बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। तो देखिए, बहुपति विवाह क्या होता है? एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना बहुपति विवाह होता है। एक समय पर 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। ठीक है। एक ही है वो। तो बहुपत्नी विवाह प्रथा, इसको देख सकते हैं, जिसके अनुसार एक पुरुष को अपनी पहली पत्नी जीवित रहते हुए भी अन्य स्त्रियों से विवाह करने की छूट दी जाती है। यह बहुपत्नी विवाह होता है। ठीक है। ये कई प्रकार की सामंत जनजातियों में प्रचलित होता है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसकी व्याख्या करना है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं देखिए, मौर्य साम्राज्य में 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे। तोसाली, सुवर्णगिरी। ठीक है। तोसाली और सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्र। इतने बड़े साम्राज्य के लिए एक समान प्रशासनिक व्यवस्था होना संभव नहीं था, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि प्रशासनिक नियंत्रण शायद राजधानी और प्रांतीय केंद्रों में सबसे मजबूत था। साम्राज्य को संचालित करने के लिए भूमि और नदी मार्गों के साथ संचार विकसित किया गया था। सेना न केवल साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए बल्कि उन्हें प्रशासित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण था। अगला प्रश्न देखिए, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, समझाइए। अमरावती 1850 के दशक से ही अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग स्थानों पर ले जाने लगे। कुछ उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचा दिए गए। अमरावती अनेक मूर्तियां अंग्रेज अधिकारियों के बगीचों की शोभा बन गई, क्योंकि हर कोई नया अंग्रेज अधिकारी यह कहकर मूर्तियां उठा लेता था कि उसके पूर्व के अधिकारियों ने भी ऐसा किया था। इस अमरावती स्तूप की महत्वपूर्ण धरोहर नष्ट हो गई इस प्रकार से। ठीक है। वर्तमान में अमरावती का स्तूप केवल एक छोटा सा टीला है। हम भारतीय इस महत्वपूर्ण विरासत से वंचित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तूपों की खोज कैसे हुई, समझाइए। व्यास के मुताबिक सदियों तक मलबे में दबे इन स्तूपों को 1818 ईस्वी में भोपाल रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जनरल टेलर ने सबसे पहले देखा। इसके बाद सर्बियर जनरल कनिंघम ने 1853 में स्तूपों और आसपास के अवशेषों का सर्वे किया। मंदिरों का निर्माण किस प्रकार हुआ, समझाइए। मंदिर के निर्माण के लिए भूमि हमेशा वर्गाकार या आयताकार होनी चाहिए, साथ ही भूमि की दिशाएं समांतर हो। मंदिर के चारों ओर सड़क होना अत्यंत शुभ होता है। इसी तरह मंदिर के उत्तर, पूर्व एवं ईशान कोण में ढलान होना अत्यंत शुभ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। अगला देखिए, जैन धर्म की प्रमुख विशेषता बताना है। तो देखिए, निवृत्तिवाद होता है इसमें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, मोक्ष प्राप्ति के साधन, कर्म प्रधान जीवन, मोक्ष के लिए त्रिरत्न विधान, अनीश्वरवादी। त्रिपिटक की विशेषताएं बताना है। त्रिपिटक की देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सभी अनुशासन एवं नियमों को दर्शाता है। जिस प्रकार बाइबल ईसाई के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार त्रिपिटक बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक संग्रह है जो बौद्ध दर्शन कराता है, या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन संग्रह है। ठीक है। सबसे जिसमें सारे सूत्र और रचना देखने को मिलती हैं।
चलिए भाई अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सभी कंप्लीट करके जाइएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पूरे सिलेबस पर आधारित है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसको पीडीएफ को लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कुछ चेक कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब करके रखना चैनल को आगे की तैयारी के लिए, और साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।